तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लगता है ईरान की रणनीति अमेरिका और इजराइल के खिलाफ यही है। फायर पावर में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान कहीं नहीं ठहरता है, और जिस तरीके से ईरान के ठिकानों पर बम्बार्डमेंट हुई है उससे बहुत साफ है कि ईरान में बहुत बड़ी तबाही हुई है। लेकिन ईरान ने इस युद्ध को गल्फ कंट्रीज में फैलाकर अमेरिका के हाथ बांध दिए हैं। इसके अलावा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद करके पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। तेल और गैस की कमी हो रही है। ब्रेंट पर क्रूड का प्राइस $100 पार कर चुका है। हम फिर से हाजिर है रायसीना रिपोर्ट्स में। मैं हूं राजेश आहूजा और मेरे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र सिंह ओबराय, और हम बात कर रहे हैं फ्लैश पॉइंट में। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ईरान की रणनीति क्या कामयाब होती दिख रही है? देखिए, आज 16वां दिन है। अगर 28 फरवरी से आप शुरुआत कीजिएगा तो आज 15 मार्च हो गई। तो 16 दिन का एक सर्वाइवल ईरान का जो अमेरिकन ने शायद बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा। सबसे बड़ा जो ईरान का इस वक्त गोल होगा कि मैं कैसे सरवाइव करूं। देखो, उनका सर्वाइवल बहुत बड़ी चीज है। इस पे इस वक्त किसने कितने टारगेट किए हैं और किसकी विक्ट्री हो रही है, शायद ये बैक बर्नर पे है ये वाला सवाल। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें, अमेरिकन को ईरान ने फोर्स कर दिया है, खासतौर पे प्रेसिडेंट यूएस के डोनाल्ड ट्रंप को, कि वो बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज की मुझे जरूरत नहीं है, खासतौर पे यूके के ऊपर आपने देखा था कितना बड़ा स्नैप किया था, और आज वो कह रहे हैं कि मुझे उनकी जरूरत है। और उन लोगों को जहां जहां जिसको भी पेट्रोल चाहिए तो स्टेट ऑफ होर्मुज के लिए उन्हें मिलिट्री वॉरशिप्स वगैरह भेजनी पड़ेंगी। कंप्लीटली चेंज स्ट्रेटेजी करा दी उन्होंने यूएस की। नंबर 2, आप देखिए 14 कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई हैं कम से कम इस वक्त, जो गल्फ कंट्रीज हैं इजराइल को लेके, और उसके बाद इनडायरेक्टली सारा यूरोप नियरली इन्वॉल्व हो गया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की, एक स्ट्रेटजी है जो कि उन्हें ज्योग्राफिकल पोजीशन जहां पे है उनकी, वो उन्हें बहुत बड़ा फायदा दे रहा है, और वो उस चीज को शायद बड़े तरीके से यूज कर रहे हैं रादर देन देयर मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर वो जानते हैं कि अमेरिकन के बहुत स्ट्रांग है, उनसे कई गुना आगे है, वो मुकाबला उस चीज का नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने डिसअरे कर दिया है, जो हर डायरेक्शन पे यूएस को भेज दिया है। अब देखिए, यूएस एक बैकफुट पे थोड़ा काम कर रहा है। जैसे आज इराक को उन्होंने बोला है, कल तक वो मान नहीं रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि आप एम्बेसी पे ना जाइए। आज उनको कह रहे हैं, अमेरिकन को अर्ज कर रहे हैं सिटीजन्स को कि आप जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाइए। यही चीज कुवैत में हुई, जहां जहां अमेरिकन टारगेट्स थे, रेडार्स थे एयरपोर्ट्स वगैरह पे, वहां पे अटैक हुए हैं। अब यूएस एम्बेसी बगदाद में एक नियरली कंप्लीट बंद ही हो चुकी हुई है। सेम चीज अगर आप देखिए, ओमान में भी उन लोगों ने वैसा ही किया था। और कंट्रीज देख लीजिए आप, लेबनान में कितना ज्यादा फैल गया हुआ है, सीरिया, ईरान, सारी जगहों पे अमेरिकन जहां जहां उनके बेसिस हैं, चाहे यूएस के, तो वहां पे एक इनडायरेक्ट यूएस को वॉर अपनी लड़नी पड़ रही है। और जो कंट्रीज होस्ट है उनकी, वो खुद बड़े परेशान है कि उनका एक्शन क्या होना चाहिए। अब जो सबसे बड़ी परेशानी होगी गल्फ कंट्रीज की, वो ये है कि वो कैसे रिस्पॉन्स करें ईरान को। ईरान का, जैसे आपने कहा, हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। एग्जैक्टली वही चीज वो ईरान उनके साथ कर रहा है। क्या वो अटैक करें? क्या मेरे को लगता है कि आप इमीडिएटली ओआईसी वगैरह की कोई मीटिंग हो या जीसीसी कंट्रीज की मीटिंग हो, जहां ईरान को वो इन्वॉल्व करेंगे टॉक्स करने के लिए, इसी तरीके से इन कंट्रीज के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यहां तक कि हमस ने भी कल बात की थी, ईरान को रिक्वेस्ट किया था कि आप नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर अटैक ना कीजिए। ईरान में बहुत लॉस हुए हैं, जिस तरीके से पाउंडिंग हो रही है, जिस तरह से इफेक्टिव हो रहा है। हमारे पास खबरें इतनी नहीं पहुंच रही बिकॉज ऑफ द इंटरनेट
और खाली जो खबरें आ भी रही हैं वो जो ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसीज हैं वही उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त देखा जा रहा है, इस वक्त फिर इजराइल ने मैसिव अटैक शुरू कर दिया इन रिप्रेसल, और आज मॉर्निंग में ईरान के जो मेजर अटैक्स हो रहे थे सऊदी अरबिया में, सऊदी अरबियन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो ये कहा है कि उन्होंने 26 ड्रोन को रिपेल किया है। सेम चीज जो आगे लग गई हुई है उनके पेट्रोल के एसेट्स पे, स्पेशली इन साउदर्न अरबिया में, और उससे पहले आपको मालूम ही है ओमान वगैरह पे उन्होंने उनके जो पेट्रोल के एसेट्स है जहां पे है वो काफी अफेक्टेड हो रहे हैं। तो एक खलबली सी मची हुई है बहुत ज्यादा, और ईरान इस चीज में सक्सेसफुल हुआ है। कितनी देर रहेगा हमें मालूम नहीं, लेकिन जहां तक अमेरिकन अटैक्स का है, मुझे लग रहा है कि दोबारा एक कोई मेजर अटैक और होगा, क्योंकि इन्होंने फिर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी देनी शुरू कर दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, जो लग रहा है कि जो कह रहे हैं वो होगा नहीं, और ईरान पे वो क्या नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, किस तरफ अटेंशन ले जा रहे हैं लोगों की, मीडिया की, एक डिसेप्शन कर रहे हैं। बट व्हाट वुड बी द नेक्स्ट डोनाल्ड ट्रंप एक्शन? में एक जो प्रेसिडेंशियल सीरियसनेस है वो भी कम नजर आ रही है। जैसे कि उनका ताजा बयान है, उन्होंने कहा कि वो खर्ग आइलैंड पे फिर से अटैक कर देंगे और शायद इस बार उनके तेल एसेट्स को, जो ऑयल एसेट्स हैं, उनको निशाना बनाएंगे जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। उनका ये बयान जो है वो स्टॉक मार्केट में और दुनिया भर में तेल के दाम पे उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। देखिए, हमें लग रहा है, जो मैं पिछले 3-4-5 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसी स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा था कि फॉर द सेक ऑफ फन ऑफ इट। अब ये फॉर द सेक ऑफ फन ऑफ इट क्या बोला है, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, ये नई चीज क्या करने वाले हैं खार्ग में? मेरे को वही दिख रहा है कि ये मीडिया को बताना नहीं चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू एंगेज विद द मीडिया, क्योंकि वो एवरीडे एक ब्रीफिंग होती है मीडिया के साथ, तो बार बार उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं, और ये रेस्पॉन्स जो उनके होते हैं यूजुअली इन रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड बाय द मीडिया पर्संस ऑन पर्टिकुलर इश्यूज। तो ये कह रहे हैं, और यहां भी बोला है इन्होंने कि ईरान मुझसे बात करना चाहता है और पर हम उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी स्ट्रेंथ्स भी दिखाना चाहते हैं कि दैट व्हाट वी आर डूइंग इज टोटली राइट। पर वहां पे अगर आप देखिए, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने एक और चीज बोल दी है बड़ी ओपनली कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है वो ओपन है इंटरनेशनल शिपिंग्स के लिए थ्रू वेसल्स, बट एक्सेप्ट ईरान एनिमीज। तो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रही है, दोनों कोशिश कर रहे हैं इस वक्त के कैसे हम लोग विन करें बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, क्योंकि जितना ये लिंगर ऑन होता जाएगा उतना इंटरनेशनल इंटरवेंशन इस पे होता जाएगा। और कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा था कि OIC, GGC, UN ऑर्गेनाइजेशंस अब इस पे काम करेंगे, और कुछ फ्रेंडली कंट्रीज मुझे लगता है कि देयर इज अ हाई टाइम दैट दे विल स्टार्ट नेगोशिएटिंग ऑन दीज टर्म्स। अब वो कब होगा, लगता है कि अभी अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स एक दूसरे के खराब करने से ग्लोबल नर्वसनेस बहुत आनी शुरू हो गई है, और अगर आपका वर्ल्ड इकोनॉमी पे पूरा मैसिव असर पड़ेगा तो वो बड़े कंट्रीज इसमें पीछे रह, आई मीन दे विल नॉट लाइक टू बी ए पार्ट ऑफ इट। आज देखिए, जैसे दोबारा इन्होंने रिक्वेस्ट किया था यूरोपियन कंट्रीज को, स्पेशली 5 कंट्रीज को रिक्वेस्ट किया था, इंक्लूडिंग चाइना, कि आप अपने वॉरशिप्स भेजिए। यूके ने बड़े आराम से बोला है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे, जो स्पोक्स पर्सन बोला है उन्होंने, दैट वी आर डिस्कसिंग विथ अवर एलिस। और जो चाइना के स्पोक्स पर्सन थे, स्पेशली उनका कोई एम्बेसी इन वॉशिंगटन, जो CNN के साथ बात कर रहे थे, तो वो ये जोर दे रहे थे दैट देयर शुड बी एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, एकदम बंद हो जाना चाहिए, और अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई शुरू हो जाने चाहिए। तो चाइना ने भी कुछ आगे ज्यादा कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन एक बात की है। टोक्यो ने दोबारा एक बोला है, जो कि एक क्लोजेस्ट एसोसिएट है इस वक्त यूएस के, उन्होंने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड ट्रम्प की कॉल को नहीं किया है, लेकिन उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री थे वो कह रहे थे कि हम
इमीडिएटली डिस्पैच नेवल वेसल्स कर देंगे ट्रम्प के कहने पे, लेकिन जापान विल हैव टू डिसाइड इट्स ओन रेस्पॉन्स एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट इज फंडामेंटल। तो जी ये है इनके, देखिए जो क्लोजेस्ट एसोसिएट्स थे वो जब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको कि आप अपने वॉर शिप्स भेजिए, तो ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही। फ्रेंच गवर्नमेंट ने तो बोला है कि मैं इमीडिएट रिस्पॉन्स शायद करेंगे, लेकिन वो उन्होंने डायरेक्टली अभी भी कुछ ये नहीं बोला है कि वो वॉरशिप्स कब भेजेंगे अपने स्टेट ऑफ हॉर्मस। आई थिंक वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नहीं भेजना चाहते हैं। हाँ, और स्विट्जरलैंड ने उनका नो फ्लाई जोन कर दिया है कि आप नहीं कर सकते बिकॉज वी आर ईस्टर्न। तो देखिए कितना वो ज्यादा हो रहा है, और साउथ कोरिया का क्या जवाब आएगा, दैट इज टू बी लुक्ड इनटू। तो अब्रप्टली जो मैं कह रहा था कि यूरोपियन कंट्रीज का अनलाइक द अर्लियर वॉर जब हुआ था 1991 का डेजर्ट स्टॉर्म, जहां वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, यहां पे वो बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना चाहते हैं और एक न्यूट्रलिटी दिखाना चाहते हैं। सेम चीज गल्फ कंट्रीज का, जो 14 कंट्रीज की मैं बात कर रहा था, उसमें एक्सेप्ट इजराइल बाकी सारे लोग एक डिफेंसिव मोड में हैं। तो ये एक बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है इस वॉर में। और अब ये असर तो अब स्पोर्ट्स पे भी करने लगा है। 2 ग्रैंड प्रिक्स इवेंट्स हैं जो कैंसिल हो गए हैं फॉर्मूला 1 के, अब वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट हो जाएंगे। इसका पूरा ईयरली कैलेंडर होता है, तो दो जो वो अब अप्रैल का महीना शायद ड्राई चला जाएगा। एक सऊदी अरबिया में था और एक बहरीन में था, इनका जो फॉर्मूला 1 का जो अनाउंसमेंट हुआ था। जी बिल्कुल होते थे, कितना कुछ होता था। तो आप देखिए लॉसेस कितने हो रहे हैं इन गल्फ। ना सिर्फ फॉर्मूला 1 की हम बात करें, 2 रेसेस जो है वो सस्पेंड हो गई हैं गल्फ कंट्रीज में। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने ये चलाया कि सिटी बैंक के यूएई में दफ्तर पर अटैक हुआ, ड्रोन अटैक हुआ। हालांकि वो बात सही नहीं थी, लेकिन उसके बाद इस खतरे को देखते हुए बैंक ने 3 दिन के लिए अपना कामकाज बंद कर दिया। और ना सिर्फ सिटी बैंक बल्कि और बैंक्स का भी वहां पे ऐसा सोच है कि अभी फिलहाल जो है मामले को दूर से ही देखा जाए। तो बैंकिंग सेक्टर, जो कि यूएई एक हब है दुनिया भर के फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर का, कितना वहां से जो है पैसे का आदान प्रदान होता है, वो सब थम गया है। जी जी, देखिए यही एक इशू है। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू यूएस, चाहे वो बैंक है, चाहे वो पोर्ट्स हैं, जैसे अभी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बोला था कि दुबई का पोर्ट और जो खलीफा पोर्ट है अबू धाबी में, प्लस वो जो फुजैरा पोर्ट है सऊदी अरब यूएई में, इन सब के ऊपर they are our legitimate right to strike on ports and docks being used by US forces. तो वो ये कह रहे हैं कि it's a military target for us. Why? Because US is using it. Same way वो banks को वो बोल रहे हैं कि banks money is being used, American money is used against in a war sort of a thing. तो वो अपना एक कॉन्सेप्ट जो है, स्पेशली जो इनकी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स है, तो कोई ना कोई इनको ये भी बता रहा है कि इंटरनेशनल लॉ में विच इज ए लेजिटिमेट टारगेट एंड विच इज नॉट ए लेजिटिमेट टारगेट। जैसे एक ब्रिज होता है, एक ब्रिज सिविलियंस भी यूज करते हैं और एक मिलिट्री भी करते हैं, लेकिन मिलिट्री टारगेट है, वो रात को इंटरनेशनल लॉज ऑफ वॉर में टारगेट हो सकता है। ऐसे कई और चीजें हैं जहां पे गन्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां सिविलियंस यूजुअली गन मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में आप रात को जब फैक्ट्री बंद है उस पर अटैक कर सकते हो, जब सिविलियंस दिन को हैं आप अटैक नहीं कर सकते हो। ऐसे ही न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स हैं, डैम्स हैं जो कि टोटली बैंड हैं, आप नहीं कर सकते हो। तो ये जवाजियत बना रहे हैं, ये एक रीजन बना रहे हैं। द वे पहले जैसे अमेरिकन ने जब अटैक किया था अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो उन्होंने कहा था वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर चेजिंग, हॉट परस्यू कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। तो इनके आप समझिए लॉयर्स हैं जो अब वो भी इन्वॉल्व हो गए हुए हैं एंड आर यूजिंग द मिलिट्री लैंग्वेज वोकेबलरी नाउ, सो दैट कल इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल कोर्ट्स इनके ऊपर पूरा वैसा केसेस ना करें। जी
सुरेंद्र जी, जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते उनका वर्तमान उनको सबक सिखाता है। फर्स्ट गल्फ वॉर में जब कुवैत पर इराक ने हमला किया था तो जॉर्ज बुश द एल्डर उन्होंने 39 देशों का एक कोalition बनाया था कुवैत पे इराक का कब्जा छुड़वाने के लिए। बाद में उनके बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी जब इराक पर हमला किया, ही ऑल्सो मैनेज टू क्रिएट अ कोalition। हालांकि पूरी दुनिया उनके साथ नहीं थी और देश में भी उनका बहुत विरोध था, फिर भी ही मैनेज टू क्रिएट अ कोalition। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो ये यूनिलैटरल एक्शन है, इससे उन्होंने लगता है कि अपने पुराने अमेरिका के इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा और शायद इसीलिए वो आज युद्ध जीतने के कगार पे होने के बावजूद हारे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज की बातचीत में अभी इतना ही। दर्शकों, हम अगर कोई बड़ा अपडेट होता है तो हम सुरेंद्र जी से फिर बात करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।